हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं मुकेश प्रजापति कृष्णा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। मुगल कालीन प्रश्नोत्तरी चल रही थी अपने प्रश्नोत्तरी का ये आज अपना अगला वीडियो है। इन प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों को आप अच्छे से रीड आउट करना। इन प्रश्नों में विगत परीक्षाओं में ज़्यादा फोकस किया गया है। यूजीसी नेट तथा यूपीएससी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। तो पेश है आप सबके सामने मुगल कालीन प्रश्नोत्तरी का अगला भाग। पढ़ते हैं मुगल कालीन प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न आता है, जैनों के संरक्षक थे। पहला प्रश्न आता है, जैनों के संरक्षक थे बाबर, हुमायूं। दोनों ही नहीं थे, हुमायूं तथा अकबर। अकबर था लेकिन हुमायूं नहीं था। अगला ऑप्शन आता है, अकबर तथा जहांगीर। ये दोनों ही हिंदुओं के, ये जैनों के तथा हिंदुओं के संरक्षक हुआ करते थे। जहांगीर तथा औरंगजेब, औरंगजेब भी नहीं था। अब देखना, इसमें ये ऑप्शन कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये बचा पीछे अकबर तथा जहांगीर। एक बार एक्सप्लेनेशन सुनना इसका। जब अपन अकबर पढ़ते हैं तो अकबर के शासनकाल में पढ़ा जाता है कि 1575 1575 ईस्वी में अकबर एक इबादत खाने की स्थापना करता है तथा उस इबादत खाने में प्रारंभ में केवल और केवल मुस्लिम धर्मगुरुओं को ही आमंत्रित किया जाता है। आफ्टर देन 1578 में उस इबादत खाने के गेट अकबर सभी धर्मों के लिए खोल देता है। आफ्टर 1579 में अकबर एक घोषणा करता है जिसे कहा जाता है मजहर की घोषणा। मजहर की घोषणा के अंतर्गत धर्म का जो अंतिम व्याख्याकार होगा वो बादशाह स्वयं रहेगा, शासक स्वयं रहेगा। आफ्टर देन इस मजहर की घोषणा का जो प्रारूप होता है वह प्रारूप शेख मुबारक के द्वारा बनाया जाता है। आफ्टर देन 1582 के अंतर्गत अकबर एक नया धर्म चलाता है जिसे दीन ए इलाही कहा जाता है। अब प्रश्न है जैनों के संरक्षण। जब अपन 1578 में इबादत खाने के गेट सभी धर्मावलंबियों के लिए खुल जाते हैं तब कहा जाता है जैनों तथा हिंदुओं के जो संत होते थे उनको संरक्षण देना प्रारंभ अकबर कर देता है। आफ्टर दिन जहांगीर के प्रारंभिक वर्षों में भी इन जैनों, हिंदुओं, क्रिश्चियन, पारसी इन सबको संरक्षण प्राप्त था। तो अकबर तथा जहांगीर के समय जैनों को संरक्षण प्राप्त था। आफ्टर देन औरंगजेब होता है। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान होता है, ये किसी को संरक्षण नहीं देता है केवल मुसलमान के अलावा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अकबर तथा जहांगीर, ये दोनों थे जो जैनों के संरक्षक थे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? मराठों को उमरा वर्ग में शामिल करना, उमरा वर्ग में सम्मिलित करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? जहांगीर। जब अपन जहांगीर पढ़ते हैं तो जहांगीर के दरमियान मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जहांगीर सभी धर्मों को प्रारंभिक वर्षों में साथ में लेके चलता है तथा उमरा जो वर्ग होता है, उमरा वर्ग, उनको प्रथम उमरा वर्ग को, मराठों को जो होता है उमरा वर्ग, जैसे कि उमरा वर्ग से एक्सप्लेनेशन अपन ऐसे कर सकते हैं, अमीरों का जो वर्ग होता था जो राजकीय कार्यों में सहायता करता था उनमें मराठों को एड करने का काम करता है जहांगीर। औरंगजेब नहीं करता है, बहादुर शाह भी नहीं करता है, शाहजहां भी नहीं करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है जहांगीर। मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित करने वाला प्रथम मुगल सम्राट होता है जहांगीर। जहांगीर से पहले जितने भी शासक हुए, मुगल एम्पायर हुए, उन्होंने किसी को, मराठों को अपने उमरा वर्ग में शामिल नहीं किया। तो इसका सही उत्तर है जहांगीर। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार था? निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार था? भीमसेन कायस्थ नहीं थे, खफी खां भी नहीं थे, ईश्वरदास सागर ये भी नहीं थे। औरंगजेब के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार था मोहम्मद काजिम। कौन था? मोहम्मद काजिम। औरंगजेब के समय का जो राजकीय इतिहास लिखने का कार्य करता था वो मोहम्मद काजिम करता था। ये सेपरेट क्वेश्चन यूजीसी नेट में डायरेक्ट से डायरेक्ट ए डिजिट ऑप्शन भी चेंजेस नहीं थे, वैसे के वैसे उठा था, ध्यान रखना। औरंगजेब के शासनकाल में राजकीय इतिहासकार मोहम्मद काजिम था। अगला प्रश्न आता है, अकबर की लोकप्रियता के कारण थे। अकबर पॉपुलर कैसे हुआ? किन कारणों से अकबर पॉपुलर था? पहला प्रश्न था मनसबदारी प्रथा, बिल्कुल सही है। मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ अकबर के शासनकाल में होता है तथा इसे
टोडरमल तथा भू राजस्व के प्रमुख जो भी विद्वान होते हैं उनके द्वारा इसको फॉलो किया जाता है। मनसबदारी प्रथा के कारण अकबर लोकप्रिय भी होता है। आफ्टर देन धार्मिक नीति, प्रथम प्रश्न में मैंने अकबर की धार्मिक नीति एक्सप्लेन की थी, उस धार्मिक नीति के फलस्वरूप भी अकबर पॉपुलर हो जाता है। आफ्टर देन लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व आयना ए दहसाला 1580 में चलाता है, जिसके फलस्वरूप भी ये पॉपुलर हो जाता है। और सामाजिक सुधार भी करता है, लड़के और लड़कियों की उम्र भी फिक्स कर देता है, कहीं प्रयास करता है, जैसे कहा जाता है सती प्रथा को बैन करने का भी एक असफल प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। तो अकबर की लोकप्रियता के कारण थे, ये सभी अकबर की लोकप्रियता के कारण है। ये भी नहीं होगा, केवल 2 भी नहीं है, केवल 3 भी नहीं, ये सभी अकबर की लोकप्रियता के कारण थे। अकबर मनसबदारी प्रथा के लिए भी जाना जाता है, अपनी धार्मिक नीति के लिए भी, भू राजस्व के लिए भी और सामाजिक सुधारों के लिए भी अकबर जाना जाता है या पॉपुलर हो जाता है। अगला प्रश्न आता है, मुगल शासक अकबर ने अपने शासनकाल के 18वें वर्ष दाग प्रथा का प्रचलन किया तथा इसके लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की। उस विभाग का क्या नाम है? 18वें वर्ष अकबर का जो राज्याभिषेक होता है 1556 ईस्वी में कलानौर पड़ता है हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। कलानौर हरियाणा में होता है। अब इसके 18वें वर्ष 1574 में एक दाग प्रथा का प्रचलन किया था। इसके लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की। उस विभाग का क्या नाम था? उस विभाग का नाम था दाग ए महाली। क्या नाम था? दाग ए महाली। अकबर 1574 के आसपास एक नए विभाग का दाग प्रथा के अंतर्गत नए विभाग का गठन करता है, उस विभाग की स्थापना करता है जिसका नाम होता है दाग ए महाली। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। दास प्रथा की समाप्ति। मैंने आपको अकबर पढ़ाया था, तब अकबर में मैंने आपको एक शब्द लिखा था दातीज। 1562, 1563, 1564। दास प्रथा का अंत अकबर 1562 में करता है। तीर्थ यात्रा कर पर रोक 1563 में लगाता है तथा जजिया कर को समाप्त 1564 में करता है। प्रश्न है दास प्रथा की समाप्ति। दास प्रथा की समाप्ति करता है 1562 में। एक कूट में मिल गया हमें 1 नंबर। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में। बी में मिल गया 2 नंबर। जजिया कर की समाप्ति 1564, जजिया कर 1564। सी में मिल गया 3 नंबर। बचा 4 नंबर सूबों का पुनर्गठन। सूबों का पुनर्गठन जब आयना ए दहसाला लागू होता है तब सूबों का पुनर्गठन होता है। डी में मिल गया हमें 4 नंबर। 1 2 3 4 सीक्वेंस कौन सा बैठ रहा है? 1 2 3 4 ये सीक्वेंस इसका बैठ रहा है। अकबर के द्वारा दास प्रथा की समाप्ति 1562 में की जाती है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में तथा सूबों एवं प्रांतों का जब पुनर्गठन होता है वो 1580 में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में सम्राट जो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था किस दिन को अपनी कचहरी लगाता था? प्रश्न कह रहा है मुगल राज्य था, मुगल काल था, उसके अंतर्गत सर्वोच्च अधिकारी होता था जो न्याय विभाग का, वह किस दिन अपनी कचहरी या कोर्ट बिठाता था? मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब केंद्रीय प्रशासन पढ़ाया था, तब मैंने सल्तनत काल तथा मुगल काल के बारे में एक्सप्लेनेशन किया था। सल्तनत काल के अंतर्गत मैंने बताया था एक पोस्ट होती थी दीवान ए काजी की। किसकी होती थी? दीवान ए काजी। दीवान ए काजी की एक पोस्ट हुआ करती थी। यह सप्ताह के वीक के
सातों ही दिन अपनी कचहरी लगाता था, एक भी दिन की छुट्टी नहीं करता था। जब अपन मुगल काल पढ़ते हैं तो मुगल काल के जो शासक होते हैं, केंद्रीय व्यवस्था पढ़ते हैं इनकी, तो कहा जाता है कि बादशाह होता है वो सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक, धार्मिक सभी विभागों का अंतिम व्याख्याकार होता है, अंतिम निर्णयकार होता है। आफ्टर देन जो ये कचहरी लगाता था यह ऑलमोस्ट वेडनेसडे को लगाता था या बुधवार को लगाता था। तो इसमें सही आंसर सोमवार नहीं होगा, बृहस्पतिवार नहीं होगा, बुधवार होगा, शुक्रवार भी नहीं होगा। सही आंसर है बुधवार। मुगल काल में सम्राट जो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था किस दिन को अपनी कचहरी लगाता था, तो वह बुधवार को अपनी कचहरी लगाता था। और यही सल्तनत काल में सप्ताह के 7 दिन लगाते थे। अगला प्रश्न है, अन्य ग्रामों से भूमि जोतने हेतु आने वाले कृषक कहलाए थे। मैंने जब आपको मुगल कालीन आर्थिक अर्थव्यवस्था पढ़ाई थी उस दरमियान मैंने एक्सप्लेनेशन किया था कि मुगल काल में 3 प्रकार के किसान हुआ करते थे, एक खुद कास्ट, दूसरा पाही कास्ट और तीसरा मुजारियन। खुद कास्ट जिसके पास खुद की जमीन है, खुद की जमीन ही बोता है। पाही कास्ट थोड़ी तो खुद की है, थोड़ी औरों की बोता है। और तीसरा होता है मुजारियन जिसके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं होती, वो केवल और केवल दूसरों की जमीन बोता है। प्रश्न कह रहा है अन्य ग्रामों से भूमि जोतने हेतु आने वाले कृषक क्या कहलाए थे? खुद कास्ट जिसकी खुद की भूमि है वो खुद कास्ट, ये नहीं होगा। पाई कास्ट थोड़ी तो खुद की है, थोड़ी किसी और की। आफ्टर देन गिरस्त कोई किसान का वर्णन नहीं है। पहरुल्ला। अब इस क्वेश्चन में मुजारियन शब्द नहीं है। इस क्वेश्चन में, यह क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में मुजारियन शब्द नहीं है। अब इस क्वेश्चन को आपको अटेंड भी करना है तो नजदीकी उत्तर इसका होता है पाही कास्ट। क्या होता है? पाही कास्ट, जिसके पास थोड़ी तो खुद की है और थोड़ी किसी और की, वो देता है। बाकी एग्जैक्ट उत्तर होता है वो मुजारियन होता है। अब इसमें सही आंसर रहेगा पाही कास्ट। अन्य ग्रामों से भूमि जोतने हेतु आने वाले कृषक को क्या कहा जाता है? पाही कास्ट। बाकी ज्यादा सटीक इसका उत्तर है वो मुजारियन है। आफ्टर देन अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर ने राज्यकाल में मीर बख्शी किस विभाग का अध्यक्ष था? मीर बख्शी, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में मीर बख्शी का लेकर एक क्वेश्चन पुट हो रखा है। मीर बख्शी किस विभाग का अध्यक्ष था? तो मीर बख्शी था सैनिक विभाग का, वित्त विभाग का नहीं था। डोनेशन डिपार्टमेंट का सदर उस सुदूर हुआ करता था। धार्मिक विभाग का, इन दोनों विभाग का सदर उस सुदूर होता था। आफ्टर देन फाइनेंशियल का दीवाने वजीर या दीवाने वजारत होता था और सैनिक विभाग का मीर बख्शी था। मैंने सैनिक व्यवस्था पढ़ी तब एक्सप्लेन किया था। मीर बख्शी सैनिकों की भर्ती करता था, उनको ट्रेनिंग देता था, बट मीर बख्शी होता था वो सैनिकों को वेतन नहीं देता था। मीर बख्शी एक खत होता था जिसको कहा जाता था सरखत। सरखत, इस सरखत नामक पत्र पर साइन करके, हस्ताक्षर करके बादशाह को सुपुर्द कर देता था। आफ्टर देन बादशाह उन सैनिकों को वेतन देता था। मीर बख्शी था वो किस विभाग से बिलोंग करता था? सैनिक विभाग से। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित कीजिए। ददनी, सनद, दस्तक, हुंडी। सुमेलित करना है या कौन सा गलत है? ददनी प्राथमिक उत्पादकों को अदा किया जाने वाला अग्रिम धन ददनी कहलाता था। प्राथमिक उत्पादकों को अदा किया जाने वाला अग्रिम धन, एडवांस जो मनी दी जाती थी उसको ददनी कहा जाता था। सनद, मुगल शाही आदेश को सनद कहा जाता था। मुगल शाही आदेश को क्या कहा जाता था? सनद कहा जाता था। दस्तक, कर की छूट के प्रयोजन के लिए यूरोपियन व्यापारियों को जारी किया जाने वाला फरमान या आज्ञा पत्र। अपन पढ़ते हैं कि दस्तक जारी किया जाता है, उनको फ्री में व्यापार करने की अनुमति दी जाती है। दस्तक का एक शब्द आप ये भी ध्यान रखना, शुल्क मुक्त व्यापार पत्र। शुल्क मुक्त व्यापार पत्र को दस्तक कहा जाता है। आफ्टर देन हुंडी होता है वो विनिमय पत्र होता है। सभी के सभी सुमेलित है, इसमें सभी के सभी सुमेलित है। एक बार वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ददनी
प्राथमिक उत्पादकों को अदा किया जाने वाला अग्रिम धन अधनी कहलाता है। सनद, मुगल शाही आदेश को सनद कहा जाता है। दस्तक, कर की छूट के प्रयोजन के लिए यूरोपियन व्यापारियों को जारी किया जाने वाला आज्ञापत्र दस्तक कहलाता है। दस्तक का एक अन्य नाम भी है शुल्क मुक्त व्यापार। आफ्टर देन हुंडी होता है, वो एक तरह से विनिमय पत्र होता है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप। देखते हैं अगला प्रश्न। मुगल काल में जहाज निर्माण के केंद्र स्थित थे। मुगल काल में जहाज निर्माण के केंद्र स्थित थे। बंगाल में थे, इलाहाबाद में भी थे, कश्मीर में भी थे, लाहौर में भी थे। इन चारों जगह जहाज निर्माण के केंद्र स्थित थे। फिफ्थ ऑप्शन इसमें लिख देते हैं, उपर्युक्त सभी। तो इन चारों स्थान पर जहाज निर्माण के कारखाने हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री 6 बार भारत आया था? यह क्वेश्चन पूछा गया है आपके रीट एग्जाम में, जिसे पहले आरटेट कहा जाता था। उस एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पुटअप हो रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री 6 बार भारत आया था? जब मैंने एक शाहजहां का वीडियो बनाया था तब उसमें एक्सप्लेन किया था जहांगीर तथा शाहजहां के समय आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। अब इसमें से एक यात्री ऐसा है जो 6 बार भारत आता है। बर्नियर भारत में 6 बार नहीं आता है। ट्रेवनियर भारत में 6 बार आता है। राल्फ फिंच 3 बार आता है। मनुची 1 बार आता है। तो ट्रेवलियर था वो भारत की यात्रा कितनी बार करता है? 6 बार करता है। डायरेक्ट ए डिजिट क्वेश्चन ये पूछा गया है रिट एग्जाम के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं। द ग्रेट फर्म थ्योरी ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। इस पुस्तक के राइटर कौन है? अच्छे से रट लेना इस पुस्तक को। कहीं प्रतियोगी परीक्षा में कई बार ये पुस्तक पूछी जाती है। इस पुस्तक के लेखक हैं कैरोल लियोनार्ड। किरोन पोलार्ड नहीं है, ड्रेवन सिंडार नहीं है, मिशेल क्लार्क नहीं है, कैरोल लियोनार्ड हैं जो इस पुस्तक के राइटर है। ये पुस्तक अगर आपको पूरी याद नहीं होती है तो आप इतना सा ध्यान रखना, डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर इस पुस्तक के लेखक हैं वो कैरोल लियोनार्ड है। आफ्टर देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? अकबर पढ़ा था अपने, तब मैंने बताया था कि हुमायूं की जो मृत्यु होती है वो दीन पनाह जो पुस्तकालय होता है उसकी सीढ़ियों से पांव फिसलने के कारण उसकी मृत्यु आकस्मिक या अचानक हो जाती है। तत्पश्चात अकबर को राजगद्दी पर बैठाया गया या राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया? राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया? इसमें कलानौर, बिल्कुल कलानौर हरियाणा में पड़ता है, यहाँ पर इसका राज्याभिषेक होता है। नालनौल भी हरियाणा में है लेकिन यहाँ इसका राज्याभिषेक नहीं होता है। पानीपत में भी नहीं होता है, बयाना में भी नहीं होता है। अकबर का जो राज्याभिषेक होता है वो कलानौर में होता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया जाता है या राज्याभिषेक किया जाता है? तो ये राज्याभिषेक होता है कलानौर हरियाणा से। आफ्टर दैट अगला प्रश्न देखिए। वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या कब की गई थी? मैंने जब आपको अकबर का अंतिम पड़ाव पढ़ाया था तब एक्सप्लेन किया था कि वीर सिंह बुंदेला की हत्या जब 1602 में कर दी जाती है क्योंकि यह इसके पुत्र को भड़काने का काम करता है। 1600 में नहीं होती है, 1602 में होती है, 1605 में नहीं होती है, 1607 में भी नहीं होती। वीर सिंह बुंदेला की हत्या होती है वह अबुल फजल के द्वारा कब कर दी जाती है? 1602 में कर दी जाती है। कब कर दी जाती है? 1602 में कर दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। मनसबदारी प्रथा का जन्म किन से हुआ था? उज्बेकों से नहीं, मंगोलों से बिल्कुल, अफगानों से नहीं, तुर्कों से नहीं। समझना आप थोड़ा से यहाँ। मनसबदारी शब्द है
यह मनसबदारी प्रथा है, इसका जन्म मंगोलों से होता है। जब जैसे भारत में जो मंगोल आक्रांता में मुगलों का नाम प्रमुख रूप से आता है, ये मुगल वहीं से मनसबदारी प्रथा को भारत में प्रमोट करते हैं। तो ध्यान रखना, मनसबदारी प्रथा का जन्म किनसे हुआ है? मंगोलों से हुआ है। किनसे हुआ है? मंगोलों से हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित घटनाओं का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। बिलग्राम, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पुरंदर की संधि या शिवाजी जयसिंह संगोली की संधि। देखिए बिलग्राम का युद्ध होता है वो होता है 1540 ईस्वी में। कब होता है? 1540 में। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में तथा पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1856 में। कब होता है? 1756 में। कब होता है? 1756 में। पुरंदर की संधि होती हैं शिवाजी तथा जयसिंह के मध्य, यह होती हैं 1665 में। तथा संगोली की संधि आधुनिक भारत में पढ़ते हैं, यह होती है 1815 में। सीक्वेंस, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, बाकी इसमें सीक्वेंस का कूट दे रखा होता है, तो कूट ध्यान रखना आप, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई इसमें, कूट दे रखे हैं नीचे, उस कूट के अकॉर्डिंग आप ध्यान रखना। बिलग्राम का युद्ध 1540 में होता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1756 में होता है, पुरंदर की संधि 1665 में होती है तथा सुगोली की संधि 1815 में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाल कलावंत, काफी पॉपुलर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाल कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? देखिए लाल कलावंत था वो नगाड़ा बजाने में माहिर था। कहा जाता है अकबर को नगाड़ा बजाने में, जो नगाड़ा बजाने की शिक्षा या संगीत की शिक्षा है वो लाल कलावंत ही देता है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन है अकबर, इसी अकबर ने ही इससे संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। ये दोनों तीनों ऑप्शन इसमें नहीं होंगे। आफ्टर देन अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब ने किसको साहिबात उल जमानी की उपाधि प्रदान की थी? औरंगजेब ने किसको साहिबात उल जमानी की उपाधि दी थी? शाह बेगम नहीं, शाह बेगम वही बेगम है जिसने अमल का अत्यधिक सेवन कर लिया था, आफ्टर देन उसकी मृत्यु हो जाती है। मुमताज बेगम को भी नहीं। जहान आरा को साहिबात उल जमानी की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी जाती है। नूरजहां को भी ये उपाधि नहीं मिलती है। सेपरेट क्वेश्चन कई प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, साहिबात उल जमानी की उपाधि किसको दी जाती है औरंगजेब के द्वारा? तो ध्यान रखना जहान आरा को दी जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी या उपाधि दी थी? जैसे कि अपन पढ़ते हैं जहांगीर, तो जहांगीर का जो काल होता है वो चित्रकारिता का स्वर्ण काल होता है। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी या उपाधि दी गई? उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, अब्बू सम्मत, दसवंत। अब देखना, दसवंत अकबर के समय का था, अब्बू सम्मत हुमायूं के समय का था। इन दो में से एक होगा जिसे नादिर उल जमा की उपाधि देगा। तो उसमें से अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी जाती है तथा उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्न की उपाधि दी जाती है। किसकी उपाधि? नादिर उल अस्न की उपाधि उस्ताद मंसूर को दी जाती है। चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी? तो उस्ताद अबुल हसन को नादिर उल जमा की तथा उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्न की उपाधि दी गई। देखते हैं अगला प्रश्न, अकबर द्वारा चलाए गए सिक्के थे, अकबर के द्वारा चलाए गए सिक्के थे मुहर एवं शशंक। बिल्कुल शशंक था जो सोने का सबसे बड़ा सिक्का था, सोने का सबसे बड़ा सिक्का था। मुहर एवं इलाही बिल्कुल थे, इलाही दीन इलाही धर्म की याद में इलाही सिक्का चलाया था। जलाली, बिल्कुल जलाली सिक्का भी चलाया था जो कि चांदी का था। किसका था? चांदी का था। आफ्टर देन उक्त सभी सिक्के अकबर के द्वारा चलाए गए थे, उक्त सभी सिक्के अकबर के द्वारा चलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के दीन इलाही को स्वीकार करने वाला हिंदू पदाधिकारी था। तो ध्यान रखना, बीरबल के द्वारा
हिंदू पदाधिकारी था। बीरबल के द्वारा अकबर का दीन इलाही धर्म एक्सेप्ट किया जाता है। मान सिंह नहीं है इसमें, टोडरमल नहीं है, जय सिंह भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य था सार्वभौमिक सहिष्णुता, हिंसा, सहिष्णुता, इस्लाम प्रचार। हिंसा नहीं थी, असहिष्णुता नहीं थी, इस्लाम का प्रचार भी नहीं था। इसमें क्या था? सार्वभौमिक सहिष्णुता। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य क्या था? सार्वभौमिक सहिष्णुता था। उसके बाद में अगले प्रश्न देखते हैं। मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा? जब अपन मुगल कालीन प्रांतीय व्यवस्था पढ़ते हैं तो उस दरमियान पढ़ा जाता है कि अकबर से पहले के जो शासक हुए थे, दो मुगल शासक, जिसमें प्रमुख नाम आता है हुमायूं तथा बाबर का। इन समय के प्रांतों की जानकारी का भारतीय इतिहास में अभाव है। अब कहा जाता है कि अकबर के समय से प्रांतीय व्यवस्था प्रारंभ होती है। किसके समय से प्रारंभ होती है? अकबर के समय। तथा अकबर के समय जो प्रांतों की संख्या थी वो 15 थी, लेकिन आईने अकबरी में ये संख्या 12 बताई जाती। किस आईने ए अकबरी में ये संख्या 12 ही बताई जाती, 3 प्रांत इसमें नहीं बताए जाते। मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य के प्रांतों में किसने बांटा? तो सबसे पहले किसने बांटा? अकबर ने। बाबर और हुमायूं के समय की भारतीय इतिहास में जानकारी का अभाव है। जहांगीर के समय प्रांतों की संख्या होती है वो 18 हो जाती है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं अपन। मुगल भूमि राजस्व व्यवस्था को दक्कन में किसने लागू किया था? मुगल भूमि राजस्व व्यवस्था को दक्कन दक्षिण भारत में एक हिस्सा है, दक्कन में किसने लागू किया था? महावत का नहीं, मिर्जा राजा जयसिंह नहीं, दिलेर खान नहीं, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां के द्वारा दक्कन में मुगल भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। खालसा ए शरीफ भूमि थी, खालसा ए शरीफ भूमि थी, शाही आय के लिए सुरक्षित भूमि? बिल्कुल, खालसा भूमि थी वो शाही आय के लिए सुरक्षित भूमि हुआ करती थी। मनसबदारों के लिए सुरक्षित भूमि नहीं थी, जागीरदारों के लिए नहीं थी, सैन्य अफसरों के लिए भी नहीं थी। तो खालसा ए शरीफ किसके लिए थी? शाही आय के लिए सुरक्षित भूमि थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से बाबर की विजयों का कौन सा एक क्रम सही है? बाबर की विजयों के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं सबसे पहले पानीपत का युद्ध, उसके बाद में खानवा का युद्ध, उसके बाद में चंदेरी का युद्ध, उसके बाद में घाघरा का युद्ध। ये क्रम है बाबर की विजयों का। 1526, 27, 28, 29। पानीपत सब में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। पानीपत के बाद में खानवा इसमें आ रहा है। पानीपत, खानवा, इसमें घाघरा नहीं होगा, चंदेरी भी नहीं होगा। पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, तो ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दीन इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? दीन इलाही क्या था? दीन इलाही अकबर के द्वारा चलाया गया एक धर्म था जो कि 1582 में अकबर चलाता है। इस धर्म के अंतर्गत सभी धर्मों की जो अच्छी अच्छी बातें होती है उनको ऐड कर दिया जाता है। दीन इलाही का प्रधान पुरोहित था, वह था अबुल फजल। अबुल फजल नहीं था, मानसिंह नहीं था, बीरबल में भी, फैजी भी नहीं था। ध्यान रखना, दीन इलाही का प्रधान पुरोहित था वह बीरबल था। कौन था? बीरबल था। और कहा जाता है कि एकमात्र हिंदू होता है जो कि इस धर्म को एक्सेप्ट भी करता है। आफ्टर देन अगला प्रश्न आता है। अकबर मुस्लिमों के किस सिलसिले का भक्त था? अकबर मुस्लिमों के किस सिलसिले का भक्त था? सुहरावर्दी नहीं था, क्योंकि सुहरावर्दी राज के संरक्षण मांगा करते थे, इसका नहीं था। कादिरी का नहीं था, नक्शबंदी का नहीं था। चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिले का अकबर समर्थक था या फॉलोअर्स था। ध्यान रखना, दारा शिको होता है वो कादिरी संप्रदाय से बिलोंग करता है। अगला प्रश्न आता है। निम्नलिखित चित्रकारों में से अकबर ने किसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? निम्नलिखित चित्रकारों में से अकबर ने किसको मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? बसावन को नहीं किया था, दसवंत को नहीं किया था, मीर सैयद अली को भी नहीं किया था, अब्बू सम्मत को इसने दीवान नियुक्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था?
निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्राप्त किया था? इन दोनों के समय इनके समय उर्दू चल तो रही थी लेकिन राजकीय संरक्षण नहीं था। मोहम्मद शाह के द्वारा उर्दू को राजकीय संरक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल के सराय भवनों का उपयोग होता था। मुगल काल के सराय या भवनों, सराय को अपन धर्मशाला भी कह सकते हैं। कौन सी शाला? धर्मशाला भी कह सकते हैं। धर्मशालाओं का भवनों का उपयोग होता था। बारूद संग्रहण के लिए नहीं। यात्रियों को ठहरने का स्थान प्रदान करने के लिए बिल्कुल सही है। राशि यात्रा का साजो सामान रखने के लिए नहीं। अमीर वर्ग के निवास के लिए भी नहीं। तो इसमें राइट आंसर होगा यात्रियों के ठहरने का स्थान प्रदान करने के लिए सरायों का उपयोग होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, ध्यान रखना। कौन सा एक मान कौतूहल में संग्रहित है? मान कौतूहल एक कलेक्शन है, एक रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मान कौतूहल में संग्रहित है? राजपूत शासकों के रूपपत्र नहीं। श्रुति मधुर संगीत कृतियाँ बिल्कुल सही हैं। हिंदुओं की तकनीकी यंत्र नहीं। भारतीय नगरों की खगोलीय चार्ट भी नहीं। तो श्रुति मधुर संगीत कृतियाँ इस मान कौतूहल में संग्रहित है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट, कौन सा संकट? जागीर संकट के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? तो इसमें डायरेक्ट आंसर है मोरलैंड। मोरलैंड के द्वारा जागीर संकट सिद्धांत दिया गया। रिचर्ड्स नहीं था, हबीब नहीं था, सतीश चंद्रा भी नहीं थे। देखते हैं अगला प्रश्न। पशु पक्षियों एवं पुष्पों के अपने चित्रांकन के लिए खास तौर पर विख्यात मुगल शैली का चित्रकार था। बिशनदास नहीं था, मिस्किन नहीं था, अब्बू सम्मत नहीं था, मंसूर, उस्ताद मंसूर था। उस्ताद मंसूर था जो पशु पक्षियों के तथा पुष्पों के प्राकृतिक जो भी चित्र होते थे वो उस्ताद मंसूर बनाने में एक्सपर्ट हुआ करता था। ये थी आज की अपनी मुगलकालीन प्रश्नोत्तरी का अगला भाग। अब नेक्स्ट भाग में अपन एक सिंगल पार्ट और है जिसमें अगले वापस अपन मुगलकालीन चित्रकारिता के बारे में अध्ययन करेंगे। लॉट ऑफ थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।